पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार कह रहा है कि नल जल योजना सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से, सरकारी योजनाओं में से एक है। और आप लोग देखिए कि आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, जो जन समर्थन मिल रहा है सभी जातियों सभी धर्म के लोगों का, वो आप लोग समीक्षा कीजिए और आप लोग देखिए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है। कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और अपने पद यात्रा की पूरे दिन जो है आप अपने क्षेत्र में घूमे, क्या कुछ आपने क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो क्या कुछ पता चला, क्या निष्कर्ष निकाले? देखिए, अभी तक जो हमने करीब 4 पंचायत में यात्रा की है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की समस्या है। लोगों तक साफ पानी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है पीने के लिए। और वो एक पंचायत या एक वार्ड की समस्या नहीं है, और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजादी के इतने वर्ष के बाद भी आम जनता पानी, शुद्ध पानी के लिए परेशान है। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। इससे पहले जब चर्चा की जाती थी, मेरे ग्राम पंचायत में भी बरहोना में पानी की बड़ी समस्या है, तो कहा जाता था कि नहीं सब जगह व्यवस्था है, एक पंचायत में नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, कमोबेश सब जगह पानी की यही स्थिति है। दूसरे नंबर पर आता है बिजली का। जहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वो तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, सबसे बड़ी परेशानी की बात है। खास करके जो समाज अशिक्षित है या गरीब है, उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात है कि जब रिचार्ज खत्म हो जाए वो जाके रिचार्ज करवाए, गूगल पे चलाए, पे फोन चलाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ी समस्या निकल के आई है। और जहाँ पूर्व से स्मार्ट मीटर नहीं है, जनरल मीटर भी है, वहाँ कहीं 36,000 कहीं 40,000 बिल आ रहा है, और उस बिल के करेक्शन के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा जो विद्यापति कॉलेज बंद हुआ, और मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूँ, इसमें एक चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा। जब विद्यापति नगर कॉलेज बंद हुआ था उस समय विद्यापति नगर की त्रासदी ये थी कि वर्तमान विधायक जो है उस समय माननीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब बताइए, जो शिक्षा मंत्री हो उसके क्षेत्र का इकलौता कॉलेज बंद हो जाए, और इसमें भी देखिए जिसमें वो पूर्व सचिव रहा था, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए बंद हुआ। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसमें मनोज गिरी मिले जो पैरालाइज थे और रोने लगे कि अभी तक उनको अनुदान की राशि नहीं मिली है, जिससे उनका इलाज नहीं हो पा रहा। अब इस स्थिति को सोचिए। इसके अलावा जब हम अखाड़ा घाट पर आए, मऊ अखाड़ा घाट पर, तो एक निर्माणाधीन पुल है जो लगभग 13 साल से एज इट इज पड़ा हुआ है। अगर भूमि की समस्या है तो किसान को भूमि अधिग्रहण की राशि देकर तो भूमि ली जा सकती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक इस दिशा में एक ईमानदार कोशिश क्यों नहीं की गई है। ये काफी बड़ी समस्या है। इसके अलावा जब हम शेरपुर में आए तो एक और समस्या हम लोग रूबरू हुए कि जो आज एक युवा वर्ग है, एक बड़ा युवा तबका जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है। आज वो जोमेटो और स्विगी से भी बहुत तेजी में लाल पानी को डिलीवर कर रहा है। मैं इसमें किसी युवा को फ्रेम नहीं करूंगा, मैं इस व्यवस्था को फ्रेम कर रहा हूँ। ये व्यवस्था उसको रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, तभी तो वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः फेल है? बिल्कुल, कम से कम विद्यापति नगर में तो जितना मैंने पदयात्रा किया है उसमें तो यही फाइंडिंग है कि बिल्कुल फेल्योर है। और जो युवा इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको समझाया नहीं जा रहा है, उनको रोजगार का दूसरा अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अभी जैसे मालूम हुआ कि 2 दिन गोलीबारी हुई है यहाँ पर, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? तो स्थिति समस्याएं बहुत ज्यादा है, स्थिति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पदयात्रा लगातार चलेगा, ये आज की फाइंडिंग है। आज जो हम 4 पंचायत में आंशिक यात्रा की है, कल चारों पंचायत पूरा हो पाएगा, उसके बाद और भी समस्या होंगी। इसके अलावा और भी मैं बता रहा हूँ कि नल जल के अलावा भी जो पीएचडी के द्वारा चापाकल गड़वाया गया है, जो पीएचडी के द्वारा पूर्व से चापाकल गड़वाया गया था, वो भी कार्यरत नहीं है। और बात है टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वो भी कार्य नहीं कर रहा है। तो मैं पीएचडी डिपार्टमेंट को कल एक पत्र भी लिखूंगा कि भाई जो जो चापाकल है उसको अविलंब आप दुरुस्त करवाइए, अविलंब आप उसको दुरुस्त करवाइए। तो ये स्थिति और परिस्थिति क्षेत्र की है। और जो विकास के नाम पे ढोल पिटा जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये थोथा बकवास के अलावा कुछ भी नहीं। समस्या तो सुन ली है, समस्या का समाधान के लिए क्या करेंगे? देखिए, समाधान जो प्रैक्टिकल समाधान है मैं आपको बताता हूँ कि विद्यापति और सारंजन के नजरिए से मैं बताता हूँ कि पीएचडी डिपार्टमेंट के हाथ में जो दिया गया है, और पीएचडी डिपार्टमेंट जो ठेका दिया, वो ठेका दिया सत्ता संरक्षित लोगों को।
जिसकी वजह से उस पर दबाव नहीं बन पा रहा है। अब जो ठेकेदार है उसको सत्ता से प्रोटेक्शन मिल रहा है, सत्ता उससे कमीशन ले रहा है, तो कैसे उस पर प्रेशर देगा, कैसे दबाव देगा? इसकी वजह से समय पर न पीएचडी का रिपेयर होता है, न समय पर उसकी साफ सफाई होती है, न ही समय पर पानी की व्यवस्था की जाती है कि पानी उसको सही ढंग से मुहैया करा सके। अच्छा, ये पत्रकार महोदय, आप क्या मानते हैं, आपका घर कहाँ है? क्या आपके घर में ऐसी समस्या नहीं है? आपके गांव में ऐसी समस्या नहीं है? ये मानना क्या है, तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार कह रहा है कि नल जल योजना सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से, सरकारी योजनाओं में से एक है, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। आज जितनी राशि नल जल के नाम पे खर्च कर दी गई है, अगर उस राशि से हर घर में एक मोटर गड़वा दिया जाता तो भी सक्सेस हो जाता, हर घर को एक चापाकल दे दिया जाता तो भी सक्सेस हो जाता। लेकिन अभी हाल क्या है? और पहले इसका जो क्रियान्वयन समिति हुआ करता था, वार्ड सदस्य और मुखिया हुआ करता था, अब उससे वो पावर छीन लिया गया और पावर पीएचडी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट दे दिया गया। ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कोई वार्ड मेंबर था तो वो वोट लेता था 5 साल में, तो वो चाहता था किसी तरीके से जनता को पानी पहुंचे। अब ये पीएचडी डिपार्टमेंट है और सत्ता संरक्षित ठेकेदार है, तो उन पर तो कोई प्रेशर है ही नहीं। तो बहुत ही खराब स्थिति है। आप मतलब, और लोग जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जो मैं समस्या बता रहा हूँ, हर जाति, हर समाज और हर धर्म के लोग इससे जूझ रहे हैं। लोगों का कैसा इस बार जब आप पद यात्रा पे निकले, क्या आपको लग रहा है कि आपको किस तरीके ये तो समीक्षा और व्याख्या आप लोग कीजिए। कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है तो मैं क्यों कहूंगा, लेकिन ये समीक्षा आप कीजिए और आप लोग देखिए कि आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, जो जन समर्थन मिल रहा है सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों का, वो आप लोग समीक्षा कीजिए और आप लोग देखिए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है। लगातार 1983 से वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। विद्यापति के लोगों ने बोरा में भर भर के उनको वोट दिया है 1983 से अभी तक, और इसके बावजूद विद्यापति नगर की ये स्थिति है, तो खुद अपने आप में ये जवाब है, खुद अपने आप में जवाब है। अगर नीतीश कुमार का कार्यभार गलत है, आप आरोप लगा रहे हैं, शराबबंदी पर भी आरोप लगा रहे हैं, आप साथ योजना पर भी आरोप लगा रहे हैं, लगातार क्या लगातार 4 बार देखिए, वो कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। कभी भी आप बताइए कि जदयू फुल फ्लेज में आके अपनी सरकार बनाई हो। इसमें विपक्ष की क्या बोल है? वास्तविकता यही यथार्थ है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और नहीं तो आप बताइए ना, क्या जदयू को कब ऐसा वोट मिला कि स्वयं के आधार पर वो सरकार बना सके? कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ। जब बीजेपी के साथ होते हैं तो राजद खराब हो जाती है, जब राजद के साथ होते हैं तो बीजेपी खराब हो जाती है। तो उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? उनका कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल, आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक जो खुद को बिहार सरकार में नंबर 2 का मानते हैं, वो अपने क्षेत्र में इतने दिन तक प्रतिनिधित्व देने के बाद भी एक उद्योग नहीं लगवा पाए। कोई उद्योग पूरे सरायरंजन विधानसभा में नहीं लग पाया, तो रोजगार कहां से आएगा? रोजगार का सृजन कहां से होगा? आगे कल का जो है क्या शेड्यूल है? कल का शेड्यूल जो ये 4 पंचायत का आंशिक भाग बचा है वो हम कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम मऊ उत्तर जाएंगे और वहां से गढ़सिसे की ओर। तो मुझे लगता है कि कल का रात्रि विश्राम अभी के हिसाब से गढ़सिसे लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि गढ़सिसे से पहले हो या आगे हो, लेकिन अमूमन गढ़सिसे लग रहा है कि होगा। विधानसभा वासियों को क्या अपील रहेगी कि जो परिवर्तन यात्रा आप निकाले हैं उससे ज्यादा संख्या में लोग, वो तो जुड़ ही रहे हैं, इसमें क्या अपील करना? ये तो मैंने पहले से हमारा प्लान था कि 10 से 5
गाड़ी होगा और 25 से 30 लोग होंगे, ताकि लोगों से इंटरेक्शन करने में हमें सहूलियत होगी। कम भीड़ होगा तो लोगों से हम बात कर पाएंगे। लेकिन आज देख के स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ गए, इतना बड़ा हुजूम हो गया कि हम ठीक से इंटरेक्शन भी नहीं कर पाए। और एक चीज और था कि जब मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूंगा, कल जब हमने यात्रा प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तो मेरे गार्जियन ने कहा कि आप प्रशासन से भी ले लीजिए अनापत्ति। तो मैंने पता किया कि जब माननीय विधायक आते हैं क्षेत्र में अपने काफिला के साथ में, वो जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, क्या इसके लिए वो कभी सरकार से अनापत्ति लेते हैं? तो कभी वो कोई परमिशन नहीं लेते हैं। प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी यात्रा हुई थी, कहीं किसी से परमिशन नहीं लिया गया था। इसके बावजूद मैंने सीओ से और दरोगा से मैंने लेटर ले लिया, अनापत्ति ले लिया था। इसके बावजूद आज प्रशासन के द्वारा लगभग 6 बार मुझे कॉल करके कहा गया है कि भाई आप इस यात्रा के लिए इस यात्रा को रोक दीजिए। 6 बार से ज्यादा मेरे पास कॉल आया है। मैं आपको कॉल डिटेल दिखा देता हूँ कि इस यात्रा को आप रोक दीजिए और नहीं तो जिला से परमिशन लीजिए। मैंने कहा कि जिला में मैं किससे परमिशन लूँ? तो ये आप पता कर लीजिए, नहीं तो जिला से परमिशन लीजिए या फिर आप यात्रा को रोक दीजिए। तो सर क्या लगता है ये जो परिवर्तन जो किया जा रहा है सर, ये साजिश क्या है? पद यात्रा जो है कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश आपके साथ हो रही है, आखिर डर क्यों है इस पद यात्रा से? साजिश कहाँ है? साजिश नहीं, डर है, भय है, भय है, डरे हुए हैं। किनको डर है, किनको भय? स्थानीय विधायक को डर है, उनके दलालों को डर है, और किसको डर रहेगा? किसी से किसी को खतरा होता है तभी तो डरते हैं कोई ना। अगर आज कोई सांप है, सांप को देखते लोग मार देते हैं, क्यों? उनको खतरा होता कहीं सांप काट न ले, यही बात है ना। तो उनको खतरा हमसे लग रहा है तो इसलिए डरे हुए हैं। और नहीं तो प्रशासन, मैं नाम लेता हूं कि थानाध्यक्ष फिरोज आलम द्वारा कल 11:30 बजे रात से लेके अभी तक 4 बार फोन कॉल के उनके द्वारा कहा जा चुका है या तो आप जिला से परमिशन ले लीजिए या यात्रा रोक दीजिए। मैंने कहा आपने कल लेटर दिया मुझे, जब माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी के द्वारा क्षेत्र में आते हैं, उनका काफिला चलता है और वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो आपसे या जिला से परमिशन लेते हैं। इस पर वो खामोश हो गए। मैंने कहा कि प्रशांत किशोर इतनी बड़ी यात्रा को लेकर निकले, उनका टेंट लगा, तंबू लगा, क्या आपसे परमिशन लिया था? इस पर वो खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जिला से परमिशन ले लीजिए। मैंने कहा जिला में मैं किस पदाधिकारी से परमिशन लूं? तो सर क्योंकि जो अनुमंडलाधिकारी हैं उनका कहना है कि जब आचार संहिता लगेगा तब परमिशन की आवश्यकता होगी, या जब धारा 144 लागू होता है तब परमिशन की आवश्यकता होती है। तो मैं किससे क्या परमिशन लूं? क्या लगता है ये परिवर्तन सफल होगा कि नहीं होगा? अब ये तो रुक जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। जो यात्रा हम लेकर निकले हैं, ये सभी पूरे सरायरंजन के हर ग्राम पंचायत में जाना है, हम जाएंगे ही जाएंगे। आप अपने इस मिशन को पदयात्रा नाम दे रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि कहीं आप प्रशांत किशोर के एजेंट तो नहीं? क्या जो पदयात्रा करता है वो प्रशांत किशोर का एजेंट ही हो जाता है क्या? तो बिहार में पदयात्रा, प्रशांत किशोर किसके एजेंट थे कि वो पदयात्रा किए? कि आप किस पार्टी से? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर किसके एजेंट थे। जयप्रकाश नारायण ने जो पदयात्रा की थी या राम मनोहर लोहिया ने जो यात्रा की थी, वो किसके एजेंट थे? ये किसी का एजेंट होना या किसी के बारे में आरोप लगाना ये गलत है। तो सर आप जनता पार्टी से हैं या किसी विशेष पार्टी से? हम सरायरंजन पार्टी से हैं। एक आखिरी सवाल, जब आप पदयात्रा कर रहे थे तो देखा गया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी खूब ज्यादा आपको फूल चढ़ाया, मतलब स्वागत किया जोरदार तरीके से। तो मुस्लिम समाज के वोटर पर भी आप जो है ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, जेडीयू के साथ साथ आरजेडी को भी झटका देने वाले हैं। फिर देखिए, कोई भी समाज किसी भी पार्टी का खरीदा हुआ वोटर नहीं है, और जो मुस्लिम समाज है वो शिक्षित समाज है और वो देख रहा है कि किसके साथ किसके नेतृत्व में हम शांति पूर्वक रह सकते हैं, हम विकास कर सकते हैं। सीधी सी बात। तो कहीं ना कहीं सर ये 7 दिनों की यात्रा विद्यापति नगर में है, उसके बाद 30 दिनों की यात्रा सरायरंजन ब्लॉक में है। बहुत बहुत धन्यवाद।